हो सकता है हमसे ज़्यादा बेटर कोई काम करने वाला हो, इनसे ज़्यादा बेटर कोई काम करने वाला हो, समाज के ज़्यादा फायदा उठाएगा होगा, हम उसके साथ चल देंगे। हम तो तमाम उन सामाजिक संगठनों के साथ चल देते हैं जो दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी की बात करते हैं केवल। हमें मालूम है वो किसी पार्टी के गुलाम है और वो बिक रहे हैं, हम फिर भी वहाँ जाते हैं और फिर भी उस आंदोलन को खड़ा करते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ आम जनमानस जो दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी भी है वो जागरूक होती है और लाठी लेके हमारे साथ खड़ी होती है। आप लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए, यही संत गाड़गे सेवा समिति थी। 11 तारीख को फुल लॉकडाउन था, पूर्तिया उत्तर प्रदेश थी, पूर्तिया भारत बंद था, पूरा भारत बंद था और 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा होने में पुलिस लाठी मार रही और बंद कर दे रही। हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ जौनपुर केराकत विधानसभा में, जहां से हमारे ही समाज का विधायक है और वो कुछ नहीं कर पाया। बैकवर्ड समाज पे कुंडा प्रतापगढ़ में अत्याचार हुआ, हमारी इन लोगों से बातचीत हुई, रात में 9 बजे हमने दूसरे दिन 11 बजे का ऐलान कर दिया मैं विधानसभा के लिए, और कोई सोशल मीडिया के अलावा कोई न्यूज़ हमको कवर नहीं कर रही थी। सिर्फ सोशल मीडिया कमाल था। डॉक्टर साहब अम्बेडकर नगर से, बलिया से, आजमगढ़ से 5000 से 7000 आदमी यहाँ पे इकट्ठा हो गए। पुलिस लखनऊ हमसे कहता है नेताजी गलत फहमी हो, 150 आदमी ज़्यादा नहीं होंगे, मारे लाठी गिरा दूंगा। हमने कहा साहब कल ले लूँगा, आप ज्ञापन ले लेना, मुझे तो ज्ञापन देना है। और जब भीड़ आई है तो भाई साहब RAF बुलानी पड़ी है। और उस लॉकडाउन के बाद प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे अखिलेश हो और चाहे मायावती हो, उनके लोगों के मुंह से आवाज निकली है। हमारे ख्याल से और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं, किसी भी संगठन का या किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब है उसके पास सर्वाधिक समय होना चाहिए, पहली प्राथमिकता है, और कुछ संसाधन भी होने चाहिए, है ना। और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है, वो चाहे पार्टी में हो, चाहे नौकरी कर रहा है, उसके साथ उसका परिवार भी है ही नहीं। तो अभी जो स्ट्रगल कर रहा होगा, जिसको अपने परिवार को भी खींचतान के लेके चलना होगा, तो हमारे ख्याल से उसको अगर ऐसी जिम्मेदारी देते हैं तो उसकी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। जैसे विचारधारा भाई कितनी मजबूत है, उस विचारधारा को फैलाने के लिए साधन संसाधन की आवश्यकता होती है, बहुत सीधी सी बात। और उसके साधन संसाधन कहाँ से आएगा? जबरदस्त होगा, और जबरदस्त ही नहीं होगा सब कुछ व्यर्थ होगा। तो हमको जो है समाज के कार्य करने के साथ ही साथ किसी के घर परिवार और जीवन उससे प्रभावित न होने पाए, इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना है। इस लिहाज से उमेश भैया ठीक हो सकते हैं, बाकी और 2 लोग जो और हैं उन पर भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस बात में ध्यान रखना है कि पार्टी या संगठन का काम होना चाहिए, लेकिन किसी का जीवन या किसी परिवार प्रभावित नहीं होना चाहिए, इस बात का हम लोग ख्याल रखना है। तो अगर इन सब कार्यों में इन तीनों लोगों में जो बेहतर दिखता हो आप लोग, उसका चयन आप लोग जल्दी से जल्दी करके आप लोग जो है अपने कार्य की दिशा में लग जाएगी। उसी के बाद 30 तारीख को मैंने कहा मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। अगर आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप देखते होंगे तो पूरे जिले की बैरिकेडिंग देख सकते हैं, कांग्रेस कार्यालय को कैसे पुलिस ने घेरा ये देख सकते हैं। उसके बाद भी मैं 4000 आदमियों के साथ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के कांग्रेस कार्यालय गया और पुलिस की औकात नहीं मेरे ऊपर लाठी चला दी, और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद तुरंत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जेल भरो आंदोलन का आह्वान करके जेल भरो साथ में। ये आपके सामाजिक संगठन की ताकत है। मैं 25 जुलाई 1981 को धोबी परिवार में बहुत गरीब घर में मैंने जन्म लिया। हमारा मूल पेशा कपड़े धोना था। मैं भी बचपन में कपड़े धोता था और पढ़ाई भी करता था। समय चलता गया, मैं जब 10 वर्ष का रहा हूँगा तब से मैं घाट पर कपड़े ले जाना, लाना,
वहाँ पर माता पिता के साथ जो है उनकी मदद कराना नदी पर, ये सारे काम जो है मैं करता था। विचारों से, शरीर से, उम्र से मेरे मन में एक विचार हमेशा रहता था, गरीब पैदा हुआ हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। समय आगे बढ़ता रहा, जब मैं युवा हुआ, संयोग से उसी समय 16 साल की उम्र रही होगी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए कैंसर। मैंने एक जीप निकाला, उसको टैक्सी में चलवाना शुरू किया, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 4 महीने की, फिर कुछ सालों तक ये व्यवसाय करता रहा। उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैंने चारों अपनी गाड़ियां बेचकर, जो उस समय मेरे पास 4-5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, उस पैसे से मैंने एक बहुत बड़ी जमीन का सौदा कर लिया। ईमानदारी के कायल आज भी लोग हैं मेरी, कि अगर मैं कोई जबान दे दूं कहीं पर, लोग ये मानते हैं कि हाँ उमेश भाई ने अगर ये कहा है तो करेंगे निश्चित। यही मैंने कमाया। तो एक बहुत बड़ी जमीन का मैंने सौदा कर दिया उसी समय से, उसी पैसे से। और उसके बाद ऐसा आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि कभी मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और अपने समाज, अपने भाइयों में वही उत्साह, वही जुनून देखना चाहता हूँ कि जब मैं उस गरीब घर से उठकर यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। साथियों, अभी जैसे आप लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार भैया के आदेशानुसार इनकी जो इच्छा रही है कि उस समय जब हम लोगों ने अपनी संस्था बनाई तो उसमें ये रखा गया था कि हम निष्पक्ष रहेंगे, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम कांग्रेस में हैं, या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भूमिका में आ रहा हूं और मैं भाजपा में रहूंगा, तो मैं निष्पक्ष नहीं रह सकूंगा, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं बोल पाऊंगा। या आप कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन संगठन सदैव रहेगा। आज भाजपा की सरकार है, जो उनके द्वारा किया गया अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ हमें बोलना होगा। तो जब हम सामाजिक संगठन में रहेंगे तभी बोल पाएंगे, किसी की पार्टी के कार्यकर्ता बनकर नहीं बोल पाएंगे। कल को कांग्रेस की अगर सरकार आ जाती है और कांग्रेस में भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो कांग्रेस का जो पदाधिकारी होगा वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाकर बोल पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि जब हमारी जो संस्था है ये निष्पक्ष रहेगी और जो भी इसका संचालक रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, वो किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं रहेगा। संयोग से राजकुमार भैया ने जब ये देखा कि अब जो है हमें राजनीति में जाना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, अपनी अपनी व्यक्तिगत लाइफ को, व्यक्तिगत जीवन को बनाने का अधिकार सबको है। और मैं ये मानता हूं कि हमारा समाज हर एक दल में, हर एक संगठन में, हर एक नौकरी में, हर एक व्यवसाय में होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, चाहे कोई कांग्रेस में रहे, भाजपा में रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे, आईएएस रहे, पीसीएस रहे, व्यापारी रहे, कहीं भी रहे, लेकिन रहना चाहिए। जब वहां पर कोई हमारा व्यक्ति होगा, संयोग से जब हम कभी वहां पहुंचेंगे तब उसका लाभ हमें तभी मिलेगा। जब वहां पर कोई नहीं होगा तो हमें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ये एक सामाजिक सच है। इसलिए इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। जो जहां पर कैरियर अपना बना रहा है उसको बनाने दिया जाए, और सामाजिक संगठन हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए। इसके लिए हमारा जो सामाजिक संगठन है, जिन मूल्यों के ऊपर बना था, जो जिन नियमों को लेकर हम लोग चले थे, वो नियम और वो मूल्य हमारी संस्था में, हमारे संगठन में सदैव बने रहने चाहिए और बने रहेंगे। अगर आप लोग आज हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जब तक मैं उस पद पर रहूंगा, आप लोगों के सहयोग से, जब तक मैं उस पद पर रहूंगा, किसी भी एक पल उन मूल्यों से, उन नियमों से समझौता ना होने का। और मैं अगर इस संगठन में आकर इस पद को ग्रहण करता हूं, तो मैं वादा करता हूं आपसे, आजमगढ़ बलिया से लेकर गाजियाबाद तक आपके संगठन का परचम लहराएगा। और उसमें
राजकुमार भैया जो हमारे संरक्षक की भूमिका में रहेंगे, इनके सुझाव, इनकी मेहनत जो इन्होंने आज तक किया है, इनको हम हर जगह पर अपने श्रेष्ठता, जो ये श्रेष्ठ हैं हमारे समाज में, इनकी श्रेष्ठता का सम्मान इनको पूरे जीवन दिया जाएगा, पूरे जीवन दिया जाएगा। ये भी आपने पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कई प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं और वहाँ पर भी हमारे संगठन की विचारधारा को, बाबा गाडगे की विचारधारा को पहुँचाने का काम किया है। और संत गाडगे सेवा समिति का जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में नाम चल रहा है, वो हमारे बड़े भैया राजकुमार जी की अथक मेहनत, अथक प्रयास की वजह से, और हम सभी का ये आज हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो कारवां बड़े भैया ने यहाँ तक पहुँचाया है, उसको अपने कंधों पर उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ उसको आगे ले कर जाने का काम करें। एक सुझाव राजकुमार भैया मैं देना चाहूँगा कि अभी मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगठन का पद स्वीकार करता हूँ। अगर मुझ में वो काबिलियत होगी, सभी लोग जब चाहेंगे, जब कोरोना खत्म होगा, समय बदलेगा, एक बड़ी आम सभा हम लोग बुलाकर उसमें इस प्रस्ताव को रखेंगे। अगर लोग मेरे ऊपर सहमति जताते हैं तो मैं आगे भी रहूंगा। अगर किसी की उंगली उठती कि हाँ उमेश जी आप इस पद के लायक नहीं हैं या आप इस संगठन को चलाने की क्षमता नहीं रखते हैं, और मुझसे भी बेहतर कोई अगर मेरा भाई आता है, मुझे पद का या संगठन का लालच नहीं है, मैं संगठन में बिना पद के भी उतना ही महत्वपूर्ण रहूंगा जितना कि पद पर रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर काम करने की क्षमता। तो अगर ऐसी स्थिति कोई आएगी, मुझसे भी बेहतर कोई कार्यकर्ता मिलता है संगठन को, मैं निसंकोच उसी क्षण जो इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरा विचार यही है कि आप जब तक मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कीजिए, और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 20 दिसंबर को हम लोग जब तक ये कोरोना का भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक आम सभा बुलाएंगे, उस दिन उनको श्रद्धांजलि देंगे, और अगर सबकी आम सहमति बनेगी तो उस दिन मैं पूर्ण रूप से इस संगठन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के रूप में ग्रहण कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों, मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतनी दूर दूर से आके अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं सहमत था शुरू से इस बात पे कि हमारे संगठन को अगर कोई संभाल सकता है हमारे बाद, तो उमेश कमल जी। विनोद हमारे बड़े प्रिय हैं, बड़े दिल के करीब हैं। ये मेरी दिली इच्छा भी रहती थी कि वो भी आगे बढ़े, क्योंकि मुझको आने वाले समय में चुनाव भी लड़ना है। मेरे पास 1.5 साल का समय बचा, और मुझको ये लगता है कि मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगा जब मैं खुद विधानसभा या लोकसभा में बैठूंगा। मुझसे एक बड़ी गलती हुई थी 2017 में भी। मैंने समाज के उन विधायकों को ऊपर लाके बढ़ाने का काम किया समाज में, जो आज समाज की अवहेलना करके पार्टी का काम कर। बीच में मेरी वार्तालाप हुई, विरोध भी मैंने किया, सरकार का उत्पीड़न भी मैंने झेला, तमाम अखबारों में, मीडिया में मेरे खिलाफ प्रचार भी हुआ, मगर समाज जिसके साथ होता, सच्चाई जिसके साथ होती, उसका कुछ नहीं होता। ये आप लोग देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बहुत संगठन नहीं है जितने संगठन लखनऊ में, और हर आदमी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है। एक माननीय विधायक जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के एक संगठन चला रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं। अब उनकी नीति क्या है, उनकी सोच क्या है, वही बेहतर जानते हैं। मगर मुझे आज बड़ा कष्ट हुआ, हमारे समाज की एक बेटी के साथ रेप होता है, पूरा देश बोल रहा है, लोग इस सरकार के खिलाफ बगावत करके सड़कों पर उतर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे समाज के लोग आज वो अपना एक स्वागत समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। ये हमारे समाज के ऊपर भीगा हुआ जूता मारने का काम है उस भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के
लोकसभा सदस्य ने हमारे समाज को कलंकित करने का काम किया था, वो भी हमारी बिरादरी है। तो इस तरह की गलतियां अब आगे ना हो, इसलिए सामाजिक संगठन को आंख और दिमाग खोल कर रखना चाहिए कि हमारे समाज का कोई भी नेता समाज का नाम लेकर अगर काम करता है और समाज को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो तमाम बिरादरी के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि भीगा हुआ जूता लेके उसकी ताशकशी, वो चाहे किसी भी पार्टी कितना बड़ा नेता की हो। क्योंकि अगर समाज एक बार कलंकित हो गया तो समाज को पाक साफ सुथरा करने में आजीवन आप खर्च कर देंगे और समाज को बहुजन समाज में स्थापित करने के लिए आप सफाई देते देते अपना जीवन, ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, ये जिम्मेदारी भी समाज के नौजवानों की। और मेरी लड़ाई केवल विधायक बनने तक नहीं है, हमसे बहुत कम तादाद में, बहुत ही कम तादाद में अन्य वो बिरादरियां हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकारें चलाई। उत्तर प्रदेश ने अपने बिरादरी का मतलब नहीं दिया, तो हमने ऐसी क्या की? हमारे पास पैसा है, हमारे नौजवान बाहुबली हैं, शरीर से मजबूत है, खूबसूरत है और बुद्धिजीवी है, इंजीनियर, डॉक्टर, हर विभाग में हर जगह परचम लगा है। तो हमको कंप्यूटर हमारी लड़ाई इस बात को, मैं बार बार देख रहा हूँ समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वामी भक्ति में नहीं है। उनको ये बात मालूम है कि हमको सभासदी तो छोड़िए, विधानसभा तो छोड़िए, सभासदी का टिकट भी ये व्यक्ति नहीं देगा, मगर हम दिन रात उससे गुणगान कर रहे हैं। हमने अपने समाज का एक भावी विधायक खोजा है, छोटे लाल दिवाकर को, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी भी शर्म नहीं आई उस पूजा की घड़ी में उसके परिवार में जाके सांत्वना के 2 शब्द बोले। ऐसे नेता की हमें क्या जरूरत है? प्रतापगढ़ में हमारे राज्य का एक प्रधान मारा जाता है जो अपने घर में अखिलेश यादव की फोटो भगवान के बराबर में लगाता है और अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो ऐसे नेता को मैं नहीं कहता कि आप पार्टियां छोड़ दीजिए, कम से कम इतने दबाव में रखिए कि भाई हमारे समाज का 50% वोट आपको जा रहा है तो मुख्यमंत्री हमारे समाज का भी होना चाहिए। हम आपसे टिकट की ही क्यों मांगे, आपको हमारे दरवाजे आना चाहिए। मेरा कांग्रेस जाने का कोई मकसद नहीं, मगर जिस दिन 11 तारीख को मैंने विधानसभा दे दी, इकलौती एक राष्ट्रीय स्तर पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का मेरे पास ट्वीट आता और मैसेज आता है कि आप अपने समाज की लड़ाई लड़िए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कांग्रेस परिवार आपके साथ। जबकि मैं लड़ाई लड़ रहा था समाज की और समाज के उन नेताओं की जो समाजवादी पार्टी है वो लड़ाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव के मुंह से विरोध की आवाज आती है और हमारे खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है। साहब आप समाजवादियों को भड़का रहे हैं। भाई मैं तो आप लोगों को पूछना चाह रहा हूँ कि हमने खोया अपने परिवार का भावी विधायक, हम कहते हो हमारे समाज का काम ना करता, मगर अपनी विधानसभा में बिरादरी का तो काम करता, अपने परिवार को तो बढ़ाता। हमारे समाज का एक परिवार उच्च वर्ग में आता, अगर वो विधायक बनता, उसके बच्चे पैसा कमाते, शिक्षित होते, वो परिवार तो बढ़ता, तो हमारे समाज के एक परिवार तो गौरवान्वित होता। मैं तो उसकी लड़ाई लड़ रहा था, मेरा समाजवादियों से क्या लेना देना, मैं तो अपनी बिरादरी की बात कर रहा था। मैं प्रतापगढ़ के उस प्रधान की लड़ाई लड़ रहा था जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता की भगवान की जगह फोटो लगाए। तो दर्द हुआ सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा को कि कोई सामाजिक लड़का, सामाजिक नेता समाज की लड़ाई के लिए लाठी खा रहा है। उस दिन मैं घायल हुआ प्रियंका गांधी का और मैंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची। मैं कल की बात आपको बता दूं, राहुल गांधी जब दिल्ली से चले तो मेरे पास दिल्ली से तमाम फोन आए, प्रदेश सचिव का, राष्ट्रीय सचिव का, राष्ट्रीय प्रभारी का, प्रदेश प्रभारी का, कि आपको हद तक पहुंचना है। मुझसे गलती हुई, मैं कांग्रेस की पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ी बैठ गया और आगरा में गिरफ्तार हो गया। वो पुलिस घर की लड़की नहीं है इसके साथ बना, वो बहुजन समाज की बेटी है जिसकी पीड़ा उस रानी को ही जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई, जो अपने आप को दलित बैकवर्ड का नेता कहता है,
चाहे वो मायावती हो चाहे अखिलेश यादव, आज भी उसके नीचे आवाज नहीं निकल रही। मायावती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पलट के भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस बात की आप वकालत कर रही हैं 2007 में जब आप मंत्री थी मुख्यमंत्री, आपने इसी बात का विरोध किया और आपने ये बात कही थी और उसका अध्यादेश पारित किया था कि दलित समाज की किसी भी लड़की या महिला का बलात्कार होता है तो एफआईआर नहीं होती जाती है तब तक जब तक ये लोग कह न दे कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। जो सामंती व्यवस्था के लोग हैं, अगर वो अत्याचार करते हैं और गांव में रहते हैं तो पुलिस के खिलाफ गवाही देने को गांव का कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता। जब तक वो जेल नहीं जाता है तब तक आप गांव में उसका कुछ नहीं दिला पाएंगे। ये व्यवस्था इंदिरा गांधी ने बोली। आज बड़ा फख्र महसूस हो रहा मुझे अपने उन दोनों नेताओं को कि अगर मैं समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बीच में कूद पड़ी कि हम आपके साथ हैं, हमारा परिवार आपके साथ है, आप लड़ाई लड़िए। तब मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की। इसी बात से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। समाज का कोई व्यक्ति भी लड़ने जा रहा हो, विधानसभा का कोई व्यक्ति भी चुनाव होने का इच्छुक बेफिक्र होकर समाज चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी होगी। मैं 99% कोशिश करूंगा कि हमारे समाज के दक्षिण विधायक कांग्रेस ऐसी पार्टी से विधानसभा जितना मैं कांग्रेस से पहुंचा सकता हूं उतने तो जिम्मेदारी मैं कांग्रेस पार्टी से मांगता हूं। और बाकी अन्य जिले में जो हमारे लोग हैं अगर वो टिकट पाते हैं तो हमारा सामाजिक संगठन और मैं खुद उन लोगों को चुनाव जिताने के लिए रात दिन की मेहनत ये करूंगा और कोशिश करूंगा कि सारे के सारे लोग किसी भी पार्टी की टिकट पाएं और चुनाव जीतकर विधानसभा और समाज को एक नया रूप सरकार चलाने की एक नई ताकत मुख्यमंत्री के रूप में ये मेरे जीवन का मुझको विधायक बनना होता मैं शासन अध्यक्ष जीता तुरंत बाद विधायक बन सकता। मगर मैंने समाज को पढ़ा, समाज में काम किया। आज मुझे 15 साल हो गए समाज में काम करते करते और मैंने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं की। ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऑफर नहीं है या मेरे को लोग बुला नहीं रहे, मुझे तब भी लोग बुला रहे थे, आज भी लोग बुला रहे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि भाई उमेश कनौजिया जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाता है और आज के बाद जो भी लेटर जारी होगा भाई उमेश कनौजिया के सदस्य होगा और मैं आप लोगों के साथ जैसे पहले था वैसे आज भी हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले मैं अपने उन नौजवान साथियों से आह्वान करूँगा कि जो भी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी लड़ना चाहते हैं या विधायकी लड़ना चाहते हैं वो अपनी अपनी तैयारी करें और जैसा दिशा निर्देश वो देते हैं कि भैया हमें समाज टिकट मिल रहा है या भाजपा टिकट मिल रहा है तो हम उस पर काम करेगा हमारा संगठन। और अगर वो नहीं पा रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं कांग्रेस ज्वाइन करके उनको टिकट बनाने की 99.99% कोशिश करूँगा कि वो भाई कांग्रेस से चुनाव जीत जाए और 20 से 25 विधायक मैं चाहूँगा कि कांग्रेस से हमारे साथ को विधानसभा ताकि विधायक दल का नेता जो बने वो हम लोग की विचारधारा से। बाकी जिस तरह मैं काम कर रहा था समाज के लोगों ने मेरी मदद की, समाज के लोगों ने मुझको जितना सम्मान दिया, संभवतः हमारी मंत्री हो गया, हमारे विधायकों को नहीं होगा। क्योंकि ये बात मैं शादी बरातों को महसूस करता हूँ कि मैं किसी भी जिले के अंधेरे गाँव में इंतराज में जब जाता हूँ तो हर आदमी कहता देखिए राजपाल होगी। तो मैं बगल में मेरे विधायक जी खड़े होते तो मैं कहता हूँ भाई साहब ये लाल बहादुर जी हैं, इलाहाबाद कौशाम्बी के विधायक है, भाई आपके विधायक जी हैं। भैया ये बम्बा लाल दिवाकर हैं, ये उन्नाव से विधायक है, भैया आपके विधायक जी हैं। मगर मुझे अपनी पहचान कराने की जरूरत नहीं महसूस होती है, ऐसा मेरे को लगता है। रही भैया ने हमारे कहा कि अधिकारियों हमको नहीं पहचानते, हम अधिकारियों को नहीं पहचानते हैं,
ये 10 साल पहले की बात है। अल्पेश भाई से मेरा हल्का सा नमस्ते हुआ केवल टेलीफोन या फेसबुक के माध्यम से। इनके गांव में एक हादसा हो गया, किसी लड़के ने जहर खा लिया और उसकी सीओ से लेकर इंस्पेक्टर तक कह रहा था इसका पोस्टमार्टम होगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी गाँव के लोगों से। आपका मेरे पास फोन आता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अगर ऐसा होता तो गांव के लोग निराश्रित परेशान होंगे और पुलिस धरवाई करेगी या परेशान करेगी। मुझे बड़ा गर्व है अपने पुलिस विभाग के उन अधिकारियों जो सिपाही से लेकर एडीजी तक और बहुजन समाज में डीजी तक। मैंने एक अपने बिरादरी के सीओ साहब को फोन किया, हमने कहा ऐसा ऐसा मामला है भैया, अगर ये एफआईआर होती है, पोस्टमार्टम होता तो गांव के लोग परेशान होंगे और उसमें वाकई में जहर खाना। उस व्यक्ति ने, जिसका उस थाने से कोई लेना देना नहीं था, पूरी तरह लग के पोस्टमार्टम जायज तरीके से करवा के एफआईआर ना करा के जो सत्य था उस सत्य को सामने ला के पूरे गांव के बचा। आप लोग खुद जान सकते हैं पुलिस के हाथ में अगर कलम है तो पुलिस किस तरह काम तो ये आपके समाज को कर्मचारियों की भाई साहब ताकत है। अभी कल हमारे समाज के डॉक्टर साहब के साथ पूरा हुआ ये मरियाम थाने में, हमने लखनऊ में वो भी सीओ है, हमारी इंस्पेक्टर साहिबा है, हसनगंज थाने की इंचार्ज है, उसके बगल के थाने का मामला था। मैंने फ़ोन किया दोनों थाने बोले भाई हमारे समाज का व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति, कोई बदतमीजी नहीं है, रात में समझौता हो और सबको अगर आप लेके चलेंगे तो आपके समाज में माथुर लगाता हो, दिवाकर लगाता हो, कनौजिया लगाता हो या सरदार हरनाम सिंह लगाता हो, वो आपके साथ संभवतः भी मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को कब रेट में नहीं मालूम है आपकी बिरादरी के सरदार जिन्होंने सिख धर्म ग्रहण किया। तो समाज में जब आप बैठेंगे कड़ी से कड़ी मिले तमाम चीजें जानेंगे है ना। और मुझे नहीं लगता व्यापार करके हम या नौकरी करके हम समाज को बुलंदियों में ले जा पाए। उसका मुझे सिर्फ एक ही तरीका लगता है कि हम लोग राजनीति में और जीती हुई सीटों पे किसी मजबूती करके समाज की बात करते हैं, तभी समाज को और उचित जगह पूरा पाएंगे। ऐसी मैं बार बार आप लोगों से बात कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई विधानसभा पहुंचने की नहीं, हमारी लड़ाई धोबी समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस बात की होनी चाहिए। और हम राजनीतिक दलों से बार बार आह्वान कर रहे हैं, हमारा वोट आप परसेंटेज दे दिया जाए, हमारे लोगों को टिकट दे के दे दिया जाए और हमको एक बार मुख्यमंत्री पद पे बैठा के दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश में एक समाज बराबर से सम्मान देने का नाम हमारी जाति। ऐसा लोग ये राजनीतिक दल क्यों नहीं करना चाहिए? ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी चाहिए। इन्हीं बातों से मैं फिर निवेदन करूंगा उमेश भाई को कि आज से आप मान लें कि आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जैसे चाहे संगठन आपके हाथों से आपके दस्तखत के द्वारा संचालित होगा। और मैं एक बार चाहूंगा सब लोग जोरदार तालियों से उम्मीद आज से आप और हमसे जो आप उम्मीद करते हैं वो बरकरार है। आपके लिए राजधारा में फिर टेलीफोन उठेगा, जैसे पहले मैं चलता था वैसे मैं भी चलूंगा, बशर्ते अब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ तो कांग्रेस की बात। जय हिंद, जय गांधी, जय हिंद।